बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पैराडाइम्स देखी थी और उसमें हमने पर्सनल कंप्यूटिंग को देखा था, वीडियोस को देखा था, टाइम शेयरिंग को देखा था, वेम्प इंटरेक्शन स्टाइल को देखा था, पैराडाइम को देखा था और हमने लैंग्वेज वर्सेस एक्शन पर आकर हम रुके थे। आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारे पास एक और पैराडाइम और एक और टेक्निक, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट। तो वो कहता है कि मिड 60s में एक कॉन्सेप्ट आया था नॉन लीनियर ब्राउजिंग स्ट्रक्चर का। यानी देखिए, जब हम एक किताब को पढ़ते हैं तो हम उसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं और कुछ ऐसा नहीं होता कि हम कहीं और पर जा सकें। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले था। तो फिर ये 1960s में एक कॉन्सेप्ट ये आया कि क्यों ना ऐसा हो जिस तरह हमारा दिमाग कई चीज़ों पर और कई रास्तों पर एक नेटवर्क बनता है और वो कहीं पर भी जा सकता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा मीडिया बनाया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसके अंदर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में चलते चलते अगर कहीं और जाना चाहें तो हम जा सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट था हाइपर टेक्स्ट का। हाइपर टेक्स्ट ये था कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, आई लव माई कंट्री इज़ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बारे में अगर लोगों को नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले, तो मैं इसका लिंक एक और डॉक्यूमेंट के साथ या हाँ, एक और डॉक्यूमेंट कह लें, या उसी पेज पे, वेब के उसी पेज के ऊपर शायद नीचे कहीं पे पाकिस्तान की डेफिनेशन हो, तो वह उसका लिंक उससे जोड़ता था। होता क्या था कि अगर कोई बंदा उसको देखना चाहे तो उसको डॉक्यूमेंट में वो अलग से ब्लू और अंडरलाइन नज़र आता था। वो जो ही उसको क्लिक करता था तो उस बजाय से कि वो सीधा चलता, वो उस डॉक्यूमेंट पे मूव कर जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट एक मज़ेदार था, इसीलिए इसको नॉन लीनियर ब्राउजिंग कहा गया कि आप सीधा चलने के बजाय कहीं और जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। और इसकी जो एक मिसाल हमारे पास है वो फुट नोट्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशंस की है कि अगर मैंने कोई चीज़ उसमें एक्सप्लेन की हुई है या कोई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं उसको उस वर्ड को, टर्मिनोलॉजी को जिसको मैंने मज़ीद एक्सप्लेन करना है, मैं उसको हाइपर टेक्स्ट बनाऊँगा, उसको क्लिक करूँगा और मैं कहीं और पर चला जाऊँगा। अगर आप कभी इसको आम मैनुअल बुक्स में देखें ना, तो जो कुरान पाक की तफसीर है, अहादीस की जो बुक्स हैं, कभी नोट कीजिएगा कि जब कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसी आयत, कोई ऐसी हदीस का वो चीज़ आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर 1 2 3 लिख देते हैं और फिर आइदर इन द मार्जिन, जो उसका हाशिया होता है, या एंड ऑफ द बुक, कहीं पर भी वो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो तफसीर और हदीस की बुक में तो हमें ये उसी के साथ नज़र आता है, या तो उसके पेज के एंड पे और या मार्जिनस में। तो हमें जो ही हम देखते हैं वन, तो हम स्क्रॉल करते हुए अपनी उंगली से वहाँ तक पहुँचते हैं और हम देखते हैं हाँ ये वन है और इसका मीनिंग ये है। तो देखिए क्या हुआ, हम एक लीनियर मैनर में चल रहे थे, मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ, और जो ही हमें वो वन लिखा हुआ नज़र आया, हमने कहा बात समझ में नहीं आ रही, तो हमने वो पूरा सीक्वेंस तोड़ा और हम कहीं और पर आए, नीचे या मार्जिन में या एंड ऑफ द चैप्टर या एंड ऑफ द बुक, और हमने वहाँ जाकर उसको देखा कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर हम वापस आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी ब्राउजिंग के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे बेशुमार डॉक्यूमेंट्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, और अगर हम उनको लिंकअप करना चाहते हैं तो हमें ये हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट मिला। इसको हम हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया भी उस वक्त कहते थे, और ये अब हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीमीडिया का अलग है, राइट। और 1980s में हमें हाइपर टेक्स्ट मिला था और उसके बाद फिर ये इस्तेमाल हुआ, और वेब में अभी भी हमारे पास बेशुमार जिनको हम लिंक अप कहने लगे हैं, वो इनफैक्ट हाइपर टेक्स्ट ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद पैराडाइम को हम, मल्टी मोडैलिटी। याद रखिएगा, मोडैलिटी हमारा कम्युनिकेशन चैनल है। जैसे मैं इस वक्त बोल भी रहा हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग अपनी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त इस प्रेजेंटेशन को देख भी रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दो मोड्स यूज़ कर रहे हैं, आपकी आंखें भी इस्तेमाल हो रही हैं और कान भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहता है, अ मोड इज़ अ ह्यूमन कम्युनिकेशन चैनल। जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेट करने के लिए बाज़ औक़ात हम पॉइंट करते हैं कि यार आप, और आप कहते हुए हम उसकी तरफ उंगली भी करते हैं, 5 7 10 12 बच्चे बैठे हैं तो हम फिंगर पॉइंट करते हैं उसकी तरफ कि यार आप ज़रा जवाब दीजिए। तो मुंह से भी बोल रहे हैं आप जवाब दीजिए, और साथ में हम आप कहते हुए उन 10 12 बच्चों में से किसी एक को पॉइंट भी कर रहे हैं।
तो ये देखिए मेरे दो मोड यूज़ हुए हैं कि मैंने अपना बॉडी के साथ भी, अपनी उंगली के साथ भी उसको इशारा किया और बोला भी। और वो बच्चा जो है देखिए, अब नोट कीजिए, वो भी दो चैनल्स यूज़ कर रहा है कि वो मेरे जेस्चर को भी देख रहा है और वो मेरी आवाज़ को भी सुन रहा है। तो देखिए वो क्या कहते हैं, फिर हमारे कंप्यूटर में ये कैसे यूज़ होता है। तो मल्टी मोडल इंटरेक्टिव सिस्टम रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ मल्टीपल ह्यूमन कम्युनिकेशन चैनल। आज आप नोट कीजिए कि आप टच भी कर रहे होते हैं, आप उसको देख भी रहे होते हैं, आप उसकी बीप्स को सुन भी रहे होते हैं। आप नोट कीजिए अब जो हमारे पास सिस्टम्स हैं ये बहुत सादे नहीं रहे। अब सिस्टम भी बोल रहा होता है, वो हमसे बातें करता है। अगर आप अपनी कार के अंदर लगे हुए सिर्फ उस नेविगेशनल सिस्टम को देखें जो आपको रास्ता दिखाता है, जिसको आप जीपीएस कहते हैं, तो आप कभी नोट कीजिए कि वो सिर्फ आपको दिखा नहीं रहा होता कि एरो, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए आप उसके एरोस को, उस पाथ को आप उस तरह से ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे, उस पर नज़र नहीं दौड़ा पाएंगे। तो लिहाजा वो आपसे बोल भी रहा होता है कि आप 500 मीटर के बाद राइट मुड़िए, इतने के बाद लेफ़्ट मुड़िए। तो ज़रा नोट करें कि अब जो हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं ये एक नई ही पैराडाइम है, जो सिर्फ पहले हमें सिर्फ दिखाते थे और हम देख कर काम करते थे आज से 25 साल 22 साल पहले। लेकिन अगर आज की बात करें तो अब वो हमसे बात भी कर रहा है। मेरा जो गूगल असिस्टेंट है मैं उससे बोल के काम करवाता हूँ। तो अब काम डिफरेंट होने शुरू हो गए हैं, चैनल्स हमारे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं टच भी करता हूँ, टाइप भी करता हूँ, बोलता भी हूँ। तो मेरे इनपुट के तरीके बढ़ गए, आउटपुट वो मुझे दिखाता भी है, मुझे सुनाता भी है। तो लिहाजा उसके भी चैनल्स बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा अब अगर आप नोट कीजिए, जो आपका एक आम स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो नोट कीजिए जो उसके अंदर सब कुछ चल रहा है और मल्टी मोडल सिस्टम्स हैं। अब आपकी पैराडाइम शिफ्ट कर गई है। पहले हम सिर्फ देख कर पढ़ा करते थे, अब वो हमें बोल कर सुना भी देता है, हमें सारी बात समझा भी देता है। तो ये एक और हमारी पैराडाइम है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क। ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको आम लफ्ज़ों में से इसकी मुश्किल लफ्ज़ को हटाऊं तो आपको हंसी आ जाएगी। नेटवर्क्स को ये कहा जाता है, जहाँ पर कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों और यूज़र्स एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में बैठकर काम करें। मैं किसी और की हार्ड डिस्क एक्सेस कर सकूं, मैं किसी और के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, मैं रिसोर्सेज शेयर करूं। शायद हमारे पास एक ही दफ्तर में हम 5 लोग बैठे हैं और हम पांचों को प्रिंटर की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो शायद एक ही प्रिंटर पड़ा होगा और सब उसके साथ कनेक्टेड होंगे। रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, हार्ड डिस्क शेयर हो रही है, हम लोग आपस में मैसेजेस पास कर रहे हैं। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है नेटवर्क्स का, लेकिन इसका नाम जो इस बुक ने दिया है कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क। ये कॉन्सेप्ट यही है कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और हर इंडिविजुअल दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकता है, निगोशिएट, बातचीत, डेटा शेयर, अपने रिसोर्स शेयर, तो वो सब कुछ होता है। तो देखिए ये कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। उसने एक बड़ी मज़े की मिसाल दी है यहाँ पर। उसने कहा है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मेटाफर्स कई पैराडाइम में यूज़ होते हैं। तो उसने यहाँ पर कहा कि जब एक नेटवर्क्स हमारे पास बनने शुरू हुए तो हमने क्या करना शुरू किया, हम ईमेल्स भेजते थे। अब रियल लाइफ में क्या होता है, हम लोग मेल हाथ से कलम से लिखा करते थे या टाइपराइटर पे टाइप किया करते थे एक मेल को। फिर उस एक मेल को हम उसके ऊपर एक लिफाफे में डाल के उसके ऊपर जिसको मिलना है उसका एड्रेस लिखा करते थे और उसको डाकखाने में डाल आते थे, और कुछ दिनों में वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता था जहां जो भी उसका रेसिपिएंट होता था। तो वो यहाँ पे बताता है कि ये ईमेल जो है इनफैक्ट ये एक मेटाफर है रियल लाइफ मेल का। वहाँ पर हम लिखते थे, यहाँ पर हम टाइप करते हैं। वहाँ पर भी हम एड्रेस लिखते थे, यहाँ पर हम उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं। वहाँ पर भी हम उसको पोस्ट करते थे, यहाँ से हम उसको सेंड कर देते हैं और वो हमारे दूसरे दोस्त। लेकिन कहते हैं फ़र्क क्या पड़ा, कहते हैं डिजिटल मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो पहले जो दिनों में पहुँचती थी अब यहाँ पे सेकेंड्स में पहुँचती है, लिहाजा ये फास्ट हो गई। और फिर जो लास्ट चीज़ है वो हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बताता है कि जब आपके नेटवर्क्स बनते हैं तो वो इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं अब कि आपका सर्वर सर्विसेज देता है और क्लाइंट साइड जो होती हैं वो सर्विसेज ले रही होती हैं। अगर हम आपसे एक मिसाल दें तो जो आपकी सिंपलेस्ट मोस्ट, अगर मैं ऊबर या करीम की बात करूं,
तो आपकी ऐप के ऊपर क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ड्राइवर की ऐप के ऊपर भी क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, लेकिन ऊबर के जो सर्वर हैं, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, उनके पास इनफैक्ट सर्वर साइड सॉफ्टवेयर चलता है, वो चीज़ जो कि सर्विसेज दे रही है। तो लिहाजा अब जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस कहलाती हैं, जिसमें हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम क्लाइंट एंड हैं। अगर मैं आपसे व्हाट्सएप की मिसाल दूं तो मैं और जो भी जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ अगर मैं कोई ग्रुप बना के बात कर रहा हूँ तो हम सब क्लाइंट साइड यूज़ कर रहे हैं, और व्हाट्सएप का अपना सर्वर है जो हमारी कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, मेरे मैसेज आप तक पहुंचाता है, आपके मैसेजेस ग्रुप के मुझ तक पहुंचाता है। तो इनफैक्ट दैट इज़ द सर्वर साइड जिसका अपना रोल है। तो अब इस कंप्यूटर नेटवर्क ने ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे वायरलेस के ऊपर चले गए हैं, हमें से पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन हम 24 घंटे कनेक्टेड हैं। लेट्स सी। अब देखिए वो कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। जब इंटरनेट आया यानी इंटरनेटवर्क्स, यानी हर नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क को तीसरे को पांचवे को जब सबको मिलाया गया तो इंटरनेटवर्क्स बना, जिसका नाम रख दिया गया इंटरनेट। वो कहता है कि इसके ऊपर हमने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, एक जाला बुन दिया जिसके ऊपर कि अब आप सब लोग कनेक्टेड हैं। तो कहते हैं इसके अब ऊपर हमें नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ एक ब्राउज़र नज़र आ रहा है, हम उस ब्राउज़र को देखते हैं, उसमें पेजेस खोलते हैं, लेकिन हमें उसके नीचे के प्रोटोकॉल्स का नहीं पता, डेटा कैसे आता है। तो कहते हैं उसको छुपा दिया गया, और जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ TCP/IP, यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमारा जो इंटरनेट पे जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसके डेटा के ट्रांसफ़र में, उसके तमाम जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमें प्रोटोकॉल चाहिए था। तो वो हमारे पास TCP/IP है। और वो कहते हैं क्योंकि हम इसको वर्ल्ड वाइड वेब कह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास एक अपना प्रोटोकॉल चाहिए था। तो वो हमने देखा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आजकल आप इसको HTTPS देख रहे हैं, सिक्योर, राइट। तो वो कहता है कि इसके लिए हमने क्या किया, हाइपर टेक्स्ट यानी HTML यूज़ किए, टैग्स थे। अब तो हमारे पूरे टूल्स आ गए, जब 95-97 की बात करें तो हम टैग्स डालकर इसको बनाया करते थे। हमारे पास हर वेबसाइट या हर वेब पेज का एक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, और बास बुक्स इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, यानी उसकी ID www.au.edu.pk, राइट, या www.iiu.edu.pk। नेक्स्ट देखिए ब्राउज़र्स। ब्राउज़र क्या है, इनफैक्ट ये वो टूल है जो हमें उन वेबसाइट्स को दिखाता है। इससे पहले भी नेटवर्क थे, सब कुछ था, इंटरनेट डिफेंस पर्पस के लिए यूएस में यूज़ हो रहा था, लेकिन फिर बाद में जब ये पब्लिक सेक्टर की तरफ आया, कमर्शलाइज हुआ, तो फिर इसको बनाने के बाद ये ब्राउज़र्स यूज़ किए गए जो हमारे लिए आसान है कि हम इनको इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशंस को, वेब ऐप्स को हम यूज़ करते हैं, और ये हमें आसानी से ये पैराडाइम भी यूज़फुल हो गई, यूजेबल हो गई, लोग इसको बहुत यूज़ करने लगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एक और पैराडाइम का, एजेंट बेस्ड इंटरफेस। इसको पहले समझ लीजिए, इसको पहले हम रियल लाइफ देखते हैं, फिर इसको कंप्यूटर लाइफ में देखेंगे। रियल लाइफ में अगर कोई शख्स किसी और के बिहाफ पे काम करे तो हम उसको एजेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स एक प्रॉपर्टी एजेंट है तो वो इनफैक्ट दूसरे अफराद के लिए उनके बिहाफ पे, मैंने कहा यार मुझे एक छोटा सा घर चाहिए किराए पे, दो कमरे हों, एक ड्राइंग हो, एक डाइनिंग हो, एक लाउंज हो, और एक किचन हो, दो वॉशरूम हो, जो भी, मैंने उसको बता दिया। अब वो क्या कर रहा है, मैं तो नहीं फिर सकता पूरे सेक्टर्स में जा के, लेकिन उसके पास कुछ नॉलेज है, वो मेरे बिहाफ पे लोगों से पूछता है, कभी गली में जाता है वहाँ पे फॉर रेंट का इश्तहार देखता है तो वो उनसे पूछता है, तो वो मेरे बिहाफ पे मेरे लिए घर ढूंढ रहा है। सिमिलरली हमारे पास टूरिज़्म के एजेंट्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो लोगों के लिए टिकट्स, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम, टूरिस्ट की रिहाइश का इंतज़ाम उनके बिहाफ पे कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप सोचें तो आपके पास स्टॉक मार्केट के एजेंट्स होते हैं, जिनको कि मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे स्टॉक्स हैं और आप इनको देखते रहिए, जब आपको फिजिबल लगे इनको सेल करें, जब इनको चाहे रोकना हो आप इनको रोक कर रखें। तो वो बंदा मेरे बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा होता है कि मुझे फाइनेंशियल फ़ायदा हो। तो ये मैंने जो 2-3 मिसालें दी हैं, इससे ये पता चल रहा है कि मेरी मौजूदगी लाजिम नहीं है, somebody else can do it on my behalf। तो देखो क्या कहते हैं,
एजेंट फिर क्या हुए, तो आइए ज़रा कंप्यूटर में देखते हैं कि एजेंट क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ईमेल के अंदर जो हमारे फ़िल्टर्स हम लगाते हैं कि यार अगर यूँ हो तो ये मेरी हाई प्रायोरिटी ईमेल है, अगर ये फ़लाँ सब्जेक्ट से आ रही है या फ़लाँ रेसिपिएंट से आ रही है, इसको लो में रख दो। तो इनफैक्ट होता क्या है, ये मैंने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं की है। मैंने इफ़ देन एल्स की तरह के कुछ क्राइटेरिया थे, मेरे सामने कुछ ऑप्शंस थे, मैंने टिक 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 किए। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब भी ईमेल आती है, अगर मैं कहता हूँ कि इसके सब्जेक्ट में लिखा हुआ हो इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो ये खुद ब खुद मेरे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल फ़ोल्डर के अंदर चली जाए। अगर मैंने इसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल या कुछ भी, तो ये वहाँ जाए। और इसी तरीके से जब मैं कोई आपको असाइनमेंट देता हूँ और मैं लिखता हूँ कि अगर सब्जेक्ट में असाइनमेंट लिखा हुआ है तो इसको यहाँ ले जाना, तो देखिए अब क्या हो रहा है, मेरा बैठना लाजिम नहीं है। ईमेल आती है, मेरा ईमेल के जो फ़िल्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली, जो मैंने उसके ऊपर, मैंने क्या बोला, एआई नहीं, आप लोग बाजू का समझते हैं, मैं बताऊंगा अभी कि एआई फिर क्या है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं पे भी नहीं है, ये तो मैंने खुद इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो वो एजेंट अब मेरे बजाय काम कर रहा है। इसी तरह क्रॉलर को सोचिए, वेब क्रॉलर, जो हमने कहा था एक जाला बुन दिया गया है इंटरनेट पे और आप लोग कनेक्टेड है। तो वेब क्रॉलर क्या है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या करते हैं, हम उसको अपना क्राइटेरिया देते हैं। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की सैरगाहों के बारे में और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जहाँ से जो तुम्हें ख़बर मिले नेट पे मुझे ला कर दो। मैं एक पोर्टल बनाना चाहता हूँ जिससे पाकिस्तान की सारी मालूमात रखूँ। अब होता क्या है, वो क्रॉलर जो है, बजाय से कि मैं हर वेबसाइट पे जाऊँ और लाखों वेब पेजेस खोल के ढूंढूं, वो जाता है और जाके मेरे बिहाफ पे जो मैंने उसको क्राइटेरिया लिख दिया, फिर नो एआई, अभी तक एआई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने उसको जो लिख दिया वो वहाँ पर गया और जाके उन उन जो मैंने वर्ड्स दिए हैं, जो मैंने टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दिए हैं, जो मैंने जो कुछ भी उसको बोला है, वो उसके मुताबिक डेटा को लाता है और ला के एक जगह पर पूल कर देता है, जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे रिलेटेड है, टूरिज़्म पाकिस्तान की किन किन जगहों को टच किया है। किसी ने हमारे पाकिस्तान की स्वात वैली के बारे में खूबसूरत कमेंट्स दिए हैं, वो ऐड करें। किसी ने कोई पिक्चर्स अच्छी पाकिस्तान की यहाँ से खींच के ले गया था या पाकिस्तान के अंदर से किसी ने खींच के लगाई हैं, हम वो लगाएं। तो वो क्या हो जाएगा कि मुझे बजाय से कि मैं 5 लाख वेबसाइट्स पे या पेजेस पे घूमता रहूं, मेरा क्रॉलर मेरे बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रहा है। ये तो हमें समझ में आई, कुछ एग्जांपल्स हमने दी। और नीडिड क्यों, मैंने आपको एक लफ्ज़ अभी बोला है, मेरे बिहाफ पे 5 लाख पेजेस, तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए शायद वो महीनों लग जाएं हर पेज को पढ़ना समझना। वो सब डेटा वो लाता रहता है, ऑटोमेटिकली पूल करता है, फिर हमने उसको जहाँ पर रखना है, जो डिस्कार्ड करना है हम फेंक देते हैं, जो चाहिए होता है हम रख लेते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये तो मेरे पास हो गया जिसे मैंने आपसे पहले ही स्पेसिफिकली कह दिया, इसमें एआई नहीं है। लेकिन एजेंट्स ऐसे भी बनाए जाते हैं, किसी एक सॉफ्टवेयर का एक एजेंट है, वो क्या कर रहा होता है, वो मेरी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं लर्निंग। वो मुझको लर्न करता है कि मैं पहले जब ये काम करता हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं फिर ये काम कर रहा हूँ, फिर मैं थर्ड स्टेप में क्या करता हूँ, मैं ये, वो नोट डाउन करता है, वो बार बार सीखता है सीखता है सीखता है। और फिर वो क्या करता है, मुझे प्रॉम्प्ट करता है। जो ही मैं एक काम करता हूँ तो मुझे फ़ौरन कहता है इसके बाद ये वाला स्टेप करना है, मैं उसको कहता हूँ ठीक है, फिर ये स्टेप करना है। और एक टाइम आता है कि वो इतना स्ट्रांग लर्न कर चुका होता है, इतना अच्छा लर्न कर चुका होता है कि मैं अब उसके ऊपर छोड़ देता हूँ कि ठीक है तुम करो। उसने आर्टिफिशियली वो तमाम इंटेलिजेंस ले ली है जो मैं उसी काम को करते हुए कर रहा था। यानी अगर फ़ला हो तो मैं ये वाला स्टेप लूँगा, अगर फ़ला बात हो तो मैं ये स्टेप लूँगा। उसने उन चीज़ों को नोट कर लिया कि जब ये होता है तो ये बंदा ये करता है, जब ये होता है तो ये वाला ऑप्शन लेता है, जब ये होता है। तो वो इतना जब बार बार वो उसको देखता है ना, तो उसकी लर्निंग का जो रिजल्ट्स हैं, जो वेट है, वो हाई होना शुरू हो जाता है। और फिर हम उसको कहते हैं ठीक है अब तुम मेरे भी हाफ पे करो। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो चुका मुकम्मल तौर पे कि बेशक एआई यूज़ करूं या मैं एआई के बजाय इफ़ देन एल्स के उसमें उसको डालूं, वो दोनों सूरतों में मेरी जगह काम करेगा। इसीलिए हम इसको एजेंट बेस्ड इंटरफेस कहते हैं। अब देखिए ज़रा यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग, ये एक और पैराडाइम है, इंटायरली डिफरेंट। उन्होंने कहा कि यार ये सोचा गया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कंप्यूटर को इंसानों की ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर दें कि इंसानों को फील भी ना हो। और यही कॉन्सेप्ट था
यूबिक्विटस का अगर मैं आपको वैसे एक मतलब दूं तो बहुत कॉमन, बहुत आम, मतलब जिसको आप महसूस भी ना करें। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट भी यही था कि रियल लाइफ में इसको ला कर रखा जाए। अब ज़रा इसको देखिएगा, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग इज़ नॉट अ कन्वेंशनल कंप्यूटर। देखिए, नोट कीजिए, आज से 20-22 साल पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, बल्कि तकरीबन अब 25 साल हो गए, 95 में हमने शुरू किया। तो जब मैंने कोई 95 एंड या 96 में कभी कंप्यूटर लिया, तो दैट वाज अ बिग थिंग। आई नीडेड अ टेबल एंड देन आई हैड टू पुट दैट बिग मॉनिटर ऑन इट एंड देन द सिस्टम यूनिट, देन द कीबोर्ड एंड द माउस। तो वो क्या बना कि वो एक पूरी इन्वायरमेंट बनी जो मुझे फीलिंग देती थी कि अगर कंप्यूटर यूज़ करना है तो इस कुर्सी पे जाके बैठिए, इसको ऑन कीजिए, और अगर इंटरनेट भी यूज़ करना है तो इसकी तार को मोडेम में लगाइए, और इसको उस वक्त हम डायल अप कनेक्शंस यूज़ किया करते थे। इसको डायल कीजिए अपने उसके साथ, और फिर जब आपकी सर्विस शुरू होगी तो काम कीजिए। अब नोट कीजिए कि इसमें हो क्या रहा था। ये कंप्यूटिंग बहुत डिफरेंट थी, जिसमें हमारी फीलिंग होती थी कि मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ। जब कोई काम करना होता तो हमें स्पेसिफिकली उस जगह पर जाना होता था। तो जब यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की पैराडाइम आई तो इन लोगों ने सोचा कि इसको इतना डिफरेंट किया जाए। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कहता है कि जो हमारे पास नेटवर्क है ना, अगर उसकी वायर्स को हटा दें तो कम से कम एक फीलिंग ख़त्म हो गई कि हमने तारों को मोडेम से जोड़ना है। दूसरा, उसने ये देखा कि अगर उस चीज़ को मिनिएचर कर दें, उसके साइज़ को ज़रा कुछ कम करके देखें, तो क्या ये फील होगा। तो जिस तरह मैंने आपसे क्लास में एक शरारत की थी और मैंने आपसे कहा था कि आज कौन कौन अपना कंप्यूटर लाया है, तो आप में से सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने अपना हाथ बुलंद किया था। तो उसके बाद मैंने कहा था पक्का, और आपने कहा था पक्का। तो मैंने आपसे बोला था कि अपने तमाम लोग अपनी पॉकेट से और बच्चियाँ अपने बैग से अपना मोबाइल निकालिए। आपने निकाला, मैंने कहा हाथ ऊपर करें, आपने मोबाइल हाथ ऊपर किया। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये क्या है। कुछ ने कहा मोबाइल, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कंप्यूटर। तो ज़रा सोचिए, ये जो आज के दौर में आपके पास ये चंद इंच का 4.5, 5.5 और 6 का जो आपके पास एक छोटा सा गैजेट है, एक छोटी सी मशीन है, इनफैक्ट देयर इज़ अ फुल फ्लेज कंप्यूटर। आप इसके ऊपर ईमेल चेक कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसके ऊपर इंटरनेट चला सकते हैं। यानी उस ज़माने में 25 साल पहले जो मेरा कंप्यूटर नहीं कर सकता था, आपका कंप्यूटर उससे कई गुना ज़्यादा कर रहा है। लेकिन फीलिंग ख़त्म हो गई। आप लोग सारों ने कहा कि हम कंप्यूटर लाए ही नहीं, सिर्फ 2 बच्चे लाए हैं। 50 में से 2 बच्चे नहीं लाए थे, 50 में से 50 के पास अपना मोबाइल मौजूद था, एंड दैट वाज अ कंप्यूटर। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, ये कन्वेंशनल नहीं है। और इसकी उसने बड़ी मज़े की एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दी है। उसने कहा फीलिंग कैसे दूर हुई। उसने कहा जब पहले बिल्कुल शुरू में मोटर बनी, तो वो मोटर बहुत बड़ी मोटर थी और उसका बहुत शोर था। कहते, लेकिन अगर आज अपने घर में देखें तो आपको महसूस करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर मोटर्स लगी हुई हैं और सब मोटर्स चल रही हैं, लेकिन वो किसी का साइज़ छोटा है, उनका शोर नहीं है, आपको फील ही नहीं हो रहा। तो कहते हैं बिल्कुल ये कंप्यूटर के साथ हुआ कि उसका साइज़ छोटा हो गया, तारें हट गईं, उसकी शक्ल बदल गई, आपके माइक्रोवेव के अंदर छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया गया है। आपकी वो तमाम एक्टिविटीज़, आप सिर्फ बटन दबाते हैं, कंट्रोल वो कर रहा होता है, कितना टाइम, कितने सेकेंड्स, और उसको आपने सिर्फ वार्म करना है, उसको आपने डीप फ्रॉस्ट करना है। आपकी वॉशिंग मशीन में छोटे छोटे से चिप लग गए। आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इस वक्त आप पूरी तरह से आपके इर्द गिर्द कंप्यूटर्स हैं, जो आपकी ज़िंदगी के, आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पर चिप लगे हुए हैं। आप नोट करते जाएं, आपकी जो घड़ी है वो आपका ब्लड प्रेशर भी, अगर पल्स भी चेक कर रही है, ब्लड प्रेशर भी चेक कर रही है। कोई ऑक्सीमीटर्स हैं, क्या कहते हैं आप लोग उसको, जो ऑक्सीजन चेक करते हैं। अब आप नोट करें कि ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम फील ही नहीं कर रहे कि हमारे इर्द गिर्द इतने कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं कि मेरी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मेरी घड़ी, मेरी कोई भी चीज़ आप बात करें, मेरी डिजिटल डायरी, मेरी हर चीज़ कंप्यूटर पर। तो क्या कहता है, कंप्यूटर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में आ जाएंगे, लेकिन वी डू नॉट नोटिस कंप्यूटर, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। ये है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, ये कॉमन कर दिया गया है, उसको ज़िंदगी में इस तरह से लाए गए हैं कि वो आपको फील भी ना हो। अब मिसालें देख लीजिए, वॉचेज़ हैं, माइक्रोवेव्स हैं, मोबाइल्स हैं। और अब ये बड़े मज़े की एक बात करता है कि जो ये कंप्यूटिंग थी ये यार्ड्स में थी, गज़ों में, यानी गज़ में।
यानी हमारा कंप्यूटर का एक बड़ा सा मॉनिटर, एक बड़ा सा डब्बा, फिर एक कीबोर्ड, फिर एक माउस। फिर उसने कहा ये फीट में आनी शुरू हुई, फुट में। लैपटॉप्स आने शुरू हो गए, वो आपके जनाब फ़र्ज़ करने 14 इंच 16 इंच होते थे। फिर कहते हैं ये कंप्यूटिंग इंचज़ में गई, आपके मोबाइल्स आ गए, और अब ये इंचेस से भी छोटी हो रही है। छोटे छोटे से प्रोसेसर्स हैं, बहुत छोटे से, और वो आपकी डिवाइसेस में लग जाते हैं। वो आपकी पूरी हेल्थ को, आपके जो वाइटल साइंस हैं, यानी आपके हार्ट का रिदम, आपका ब्लड प्रेशर, उन सब को नोट कर रहा होता है, और आपको पता नहीं होता कि यार डिवाइस पूरा एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो यूबिक्विटस पैराडाइम जो है एक शानदार चीज़ है जिसमें काम हो रहा है, और ये पैराडाइम हमें अब फील नहीं होने देती कि हम कंप्यूटर्स के दरमियान में हैं। पहले हमें फील होता था कि एक डब्बे के आगे बैठना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना होगा। अब हम जहाँ लेटे हैं, जहाँ बैठे हैं, हम काम कर सकते होते हैं। सो कंप्यूटर हमारे इर्द गिर्द है। अब एक और पैराडाइम देखते हैं ज़रा, सेंसर बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरेक्शन। देखिए अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये आपके एजेंट की तरह, वही वाली बात याद रखिएगा, ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट है। एजेंट बेस में मैं उसको कुछ बताता था, तब वो वाला काम करता था। यहाँ पर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आपके कंप्यूटर इन्वायरमेंट के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब आपका जो एसी आजकल आ रहा है, तो इसके अंदर तमाम कुछ प्रोग्राम्ड है, सेंसर्स लगे हुए हैं, ये टेम्परेचर सेंस करता है, उधर आके मेंटेन हो जाता है। चले सर ये तो डिफरेंट बात है, कुछ और बताएं। अच्छा नोट कीजिए, आप कमरे में एंटर होते हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं बल्ब में, बल्ब जो ही देखता है कि आप इतने डायमीटर के अंदर आए हैं, बल्ब खुद ब खुद ऑन हो जाता है, और अगर उसको मूवमेंट कुछ देर तक नहीं लगती तो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। कुछ सेकंड्स का उसका थ्रेशोल्ड लेवल रखा जाता है। सिमिलरली आपके जो दरवाजे हैं, ज़रा गौर कीजिए, बड़े मॉल्स के, तो आप जाते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। इसका मतलब है कि या तो कैमराज ऑपरेटेड हैं, या फिर हम एक कहते हैं कि वेट मैट्स हैं, ये जो हमारे मैट होते हैं ना, फुट मैट, ये हमारा वेट सेंस करते हैं। जो ही हम इसके ऊपर पैर रखते हैं फुट मैट के ऊपर चौड़े से, तो इमीडिएटली दरवाजे खुल जाते हैं। जो ही हम पैर उठा के वापस होते हैं, दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। सो लिहाजा और वॉश बेसिन्स हैं, आप उसके नीचे जब हाथ लेकर जाते हैं तो आपको सेंस करता है, पानी चल पड़ता है। जो ही आप अपना हाथ उठाते हैं तो पानी बंद हो जाता है, पानी ज़ाया भी नहीं होता। तो लिहाजा गौर कीजिएगा कि ये तमाम क्या है, कैमरास लगे हुए होते हैं, वो आपको सेंस कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास वगैरह, जिसको आप सीसीटीवी वगैरह कहते हैं। तो आप नोट कीजिए, सेंसर बेस्ड हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। सेंसर बेस्ड तो वहाँ सेंसर्स लगे हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आपकी ये स्ट्रीट लाइट्स कभी बादल आए ना, तो आपकी तमाम सड़कों की या गलियों की लाइट्स जलनी शुरू हो जाती है, और आप कहते पता नहीं यार ये कैसे जल रहा है। पहले कम से कम, अब तो नहीं कहते, लेकिन हमारे हम छोटे तो कहते हैं क्या पागलपन है, क्यों जल रही हैं लाइटें। तो इनफैक्ट उसके लिए एक सेंसर लगा हुआ है, और वो सेंसर आपकी गली में किसी सड़क के किनारे किसी एक बॉक्स के साथ छोटा सा लगा दिया जाता है, और वो ये चेक करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसका थ्रेशोल्ड कितना है। जब तक लाइट स्ट्रांग होती है तो वो अपने आप को एक्टिव नहीं करता। जो ही लाइट का थ्रेशोल्ड या इंटेंसिटी कम होनी शुरू होती है, ख़ास थ्रेशोल्ड पर आती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कनेक्शन को जोड़ देता है, ऑन कर देता है, और पूरी स्ट्रीट की लाइट्स एक साथ जल पड़ती हैं। तो अगर बादल आ जाए तो उसको कोई बता नहीं रहा, मैंने पहले कहा कि हम उसको बताते नहीं हैं, तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट, वो यही अवेयरनेस आएगी उसको कि यार लाइट कम है, थ्रेशोल्ड कम है, और लाइट्स दिन के वक्त भी चलती हैं अगर डार्क हो जाए, बादल वगैरह आ जाए। तो लिहाजा ये नोट करें, सेंसर बेस्ड है, इसके अंदर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे ही वो सेंस करे, वो डिफ़ाइन करता है कि हाँ बंदा है, लाइट जला दें। इसी तरीके से अगर कैमराज हैं तो वो चेक करते हैं कि जो अंदर बंदा आ रहा है ये कोई बंदा है, क्या चीज़ है, या कुछ और। तो लिहाजा वो उसके मुताबिक, उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वो अपना एक्ट करते हैं। यह आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपने सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस एंड हॉल ऑफ शेम को आपने सर्च करना है, एंड यू विल फाइंड सो मैनी इंटरफेसेस विद सो मैनी ब्लंडर्स इन इट, कि आप कहेंगे यार कि इतना बड़ा प्रोडक्ट और इसके अंदर इतनी अजीब सी मिस्टेक। तो ये हमारे इंटरेक्शन को बताएगा कि इंटरेक्शन को बेहतर कैसे किया जा सकता है अगर इन गलतियों को छोड़ा जाए। तो इसको आप करके देखिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।